ठीक है साहब, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4। कास्ट आयरन खत्म हो गया था पिछले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन हमने कवर किया था, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन कास्ट आयरन हमने कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टील। स्टील बड़ा कॉमन वर्ड है ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्टील होता क्या है, स्टील बनता कैसे है, कितने तरह के स्टील होते हैं, आप जिस चम्मच से खाना खाते हैं वो स्टील कौन सा है, आप जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए जो प्लेट इस्तेमाल करते हैं वो स्टील कौन सा है, ब्रिज में कौन से स्टील का इस्तेमाल होता है साहब, आप अपने घरों में रेलिंग देने के लिए कौन सा स्टील का इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज में कौन सा स्टील इस्तेमाल होता है। स्टील का इस्तेमाल बहुत ही वाइड है साहब, हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए, डिज़ाइन में चले जाइए, मशीनरी में चले जाइए, कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, हर जगह साहब स्टील का इस्तेमाल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टील क्या होता है, कितने तरह के स्टील होते हैं, कौन सा स्टील बेस्ट है, कौन सा स्टील थोड़ा कम बेस्ट है साहब। 304 ग्रेड का स्टील क्या होता है, 316 ग्रेड का स्टील क्या होता है, एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। स्टील में क्यों जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एक एक करके साहब हम लोग सब स्टील में कवर करेंगे। ठीक है, पहले समझिए स्टील होता क्या है। ए साहब, जब आप कास्ट आयरन पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, आयरन बेस मेटल होता है और उसके साथ कार्बन होता है। लेकिन साहब स्टील एक एलॉय है, इसका मतलब है कि इसमें अलग अलग तरह के मेटल को मेल्ट करके और मिलाकर आपस में बनाया जाता है स्टील। जैसे देखिए, पहला तो बेस मेटल आयरन ही होगा साहब। आयरन में क्या था, कार्बन था, और आयरन और कार्बन के अलावा भी साहब अलग अलग मेटल गलाकर और इसमें मिलाए जाते हैं, तब जाकर स्टील बनता है। अच्छा, वो कौन कौन से मेटल गलाकर मिलाए जाते हैं साहब, निकल है, क्रोमियम है, मॉलिबेडनम है ना, हमने लिखा है। ठीक है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, वेनेडियम है। ठीक है साहब, अलग अलग ये सब जो मेटल्स हैं इसको गलाकर और आयरन और कार्बन के साथ मिलाया जाता है, जिससे स्टील का निर्माण होता है। स्टील आपको नेचुरली जमीन के अंदर नहीं मिलेगा साहब, स्टील एक आर्टिफिशियल मेटल है जिसको बनाया जाता है ना। कैसे बनाया जाता है, अलग अलग मेटल्स को गलाकर। वो कौन कौन से अलग अलग मेटल्स हैं अभी हमने बताया, आप दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, टाइटेनियम भी मिलाते हैं, मॉलिबेडनम भी मिलाते हैं। ठीक है साहब, हम लोग समझेंगे कि कौन से मेटल को कितने मात्रा में मिलाते हैं लोहा में जिससे कि वो स्टील बन जाता है। ठीक है, समझ गए। तो हमने लिखा है कि स्टील क्या है, एलॉय है, जिसमें आयरन और कार्बन तो होता ही है साहब, उसके साथ साथ क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग मेटल्स स्मॉल अमाउंट में मिलाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकल, वेनेडियम, जिससे कि इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इनहेंस कर सकें। ठीक है साहब। अच्छा, स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है, 0.02 से लेकर 2% कार्बन होता है बाई वेट। समझ गए। अच्छा, कितने तरह के स्टील होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, 3 तरह के स्टील होते हैं। एक है लो कार्बन स्टील, जिसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। ठीक है साहब। अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉय हमने बताया था किसे बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक मेटल को गलाकर मिलाकर और सिंगल एलिमेंट बनाते हैं तब उसको एलॉय बोला जाता है। एलॉय के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है एलॉय स्टील। अगर हम स्पेशल टाइप ऑफ स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील और मैरेजिंग स्टील है साहब। इसके अलावा भी चौथा कैटेगरी है, जगह नहीं है, इसके बाद मैं लिखूंगा। ठीक है साहब। तो एक एक करके हम लोग हर चीज का डिटेल समझेंगे कि लो कार्बन स्टील क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बन कंटेंट कम होगा। अगर किसी भी स्टील में कार्बन कम होगा तो वो ज्यादा डक्टाइल होगा, वो ज्यादा मेलिएबल होगा, वो ज्यादा सॉफ्ट होगा। समझ जाइए, जैसे जैसे स्टील में कार्बन का कंटेंट बढ़ता है साहब वो स्टील हार्ड होता चला जाता है, और अगर कार्बन ज्यादा बढ़ेगा तो फिर उसका नेचर ब्रिटल नेचर होता जाएगा। ब्रिटल बताए थे जो टूट जाता है
है ना। इसका मतलब डक्टिलिटी कम होगा, मेलिएबिलिटी कम होगा, टफनेस कम होगा। समझ रहे हैं साहब। एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, बहुत फेमस नाम है स्टेनलेस स्टील। चम्मच, अगर आप चम्मच खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, और आप अक्सर हमेशा जब भी स्टील खरीदना चाहते हैं तो आपके दिमाग में होता है साहब हम स्टेनलेस स्टील खरीदेंगे। क्यों? स्टील में जंग नहीं लगता है ना। स्टील इतना चमकता कैसे है साहब? क्या मिलाते हैं उसमें? क्रोमियम मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, है ना, जिससे कि उसमें जंग भी नहीं लगता है और उसमें बहुत अच्छा चमक भी आती है। सारे चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है साहब। तीन बताया था साहब। चौथा है बेस्ड ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर, यानी जब हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो कितने, उसके आधार पर कितने तरह के स्टील होते हैं। फेराइट स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टील, मार्टेनसिटिक स्टील एंड डुप्लेक्स स्टील। एक एक करके सब समझाएंगे साहब। देखिए, पहला जो हमने बताया था कि बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, तीन तरह का बताया था। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को ही साहब माइल्ड स्टील बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, आयरन होता है बेस मेटल, सबसे ज्यादा तो आयरन ही होगा। इसमें कार्बन होता है 0.02 से लेकर 3%। मैंगनीज होता है 0.25 से 0.8%। सिलिकॉन होता है साहब कम से कम 0.3%। सल्फर होता है 0.05% या उससे कम। फास्फोरस होता है लेस देन इक्वल टू, ये साइन है, ठीक है, 0.04% से कम। अच्छा, इसमें एक चीज जानिए कि ये जो सल्फर और फास्फोरस है साहब, ये इंप्योरिटीज है। मैंगनीज और सिलिकॉन भी इंप्योरिटीज है, लेकिन ये गुड इंप्योरिटीज में काउंट होता है अगर इसको हम लोग एक सामान्य स्तर पर इस्तेमाल करें तो। समझ गए। देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है, हमने पहले भी बोला कि अगर लो कार्बन स्टील का मतलब है कार्बन का जो परसेंटेज है साहब कम होगा, और अगर स्टील में कार्बन का परसेंटेज कम होगा तो वो सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा, टफ होगा और आसानी से वेल्डिंग हो जाएगा, इजीली वेल्डेबल और गुड मशीनेबिलिटी। अगर कोई भी स्टील सॉफ्ट है तो उसके ऊपर हम घिसाई बहुत आराम से कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी, ठीक है साहब। कहाँ यूज होता है? बहुत ही वाइड यूज है आपका लो कार्बन स्टील का। देखिए, कार का बॉडी बनाने में इस्तेमाल होता है, गाड़ी का चेसिस बनाने में इस्तेमाल होता है ना। फ्यूल का टंकी, तेल वाला टंकी गाड़ी में होता है, ट्रक में होता है, बस में होता है, आपका मोटरसाइकिल में होता है, उसका बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लो कार्बन स्टील। व्हील का रिम्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, नट बोल्ट स्क्रू बनाने में इस्तेमाल करेंगे साहब। फेंसिंग वायर, मतलब बाउंड्री के ऊपर में तार से घेरते हैं ना कि कोई चोर बाउंड्री तड़पे नहीं, इसलिए हम लोग फेंसिंग वायर लगाते हैं, वो भी लो कार्बन स्टील का होता है। गेट भी हम लोग बनाते हैं, दरवाजा, फ्रेम बनाते हैं साहब। मान लीजिए आपको खिड़की का फ्रेम बनाना है, और भी बहुत सा चीज़ है जिसका फ्रेम बनाते हैं। किचन में भी इस्तेमाल करते हैं लो कार्बन स्टील का। रूफिंग सीट्स, यानी जो छत पर बनाते हैं ना, टीना का जो टीना बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको, जो छत पर आप देते हैं, मान लीजिए शेड्स बनाते हैं, यानी टीना का घर बनाते हैं तो ऊपर में घेरने के लिए, छत को घेरने के लिए टीना का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी लो कार्बन स्टील होता है, क्योंकि लो कार्बन होगा तो उसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा साहब। रूफिंग सीट है। तार भी बनाते हैं, वायर, नेल्स, नेल्स का मतलब होता है कांटी, दीवार में ठोकते हैं ना कांटी, नेल्स बनाने का इस्तेमाल होता है। चेन बनाने में इस्तेमाल होता है साहब। कंटेनर, बड़ा बड़ा कंटेनर सामान रखने वाला, वहाँ इस्तेमाल होता है। कैंस, कैन समझते हैं ना आप, पेप्सी का कैन होता है, हाँ, कोका कोला का कैन है, ये साहब बियर का भी कैन होता है ना, तो उसका बनाने में। फर्नीचर भी बनाते हैं इससे, ठीक है साहब। तो ये बहुत इसका वैरायटी ऑफ यूज है किसका, लो कार्बन स्टील का। समझे लो स्टील क्या होता है, लो कार्बन स्टील क्या होता है, कंपोजिशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। समझ गए साहब। लो कार्बन स्टील लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियम कार्बन स्टील साहब। ठीक है साहब। लो कार्बन स्टील के बाद आता है मीडियम कार्बन स्टील। अच्छा, मीडियम कार्बन स्टील में डेफिनेटली जो कार्बन का मात्रा होगा साहब, वो लो कार्बन स्टील से ज्यादा होगा। इसका मतलब कार्बन कंटेंट बढ़ गया, और जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो समझिए कि वो मेटल क्या होगा, वो स्टील क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। और अगर कोई भी स्टील अगर ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना साहब, तो उस पर घिसाई करना बहुत डिफिकल्ट है, यानी उसको मशीन करना बहुत डिफिकल्ट है, वो जल्दी घिसेगा नहीं, उसका वियर रेजिस्टेंट बढ़ जाता है। अच्छा, क्या कंपोजिशन है, डेफिनेटली आयरन तो साहब बेस मेटल है,
मतलब क्या है, स्टील में सबसे ज़्यादा क्या है, लोहा है, आयरन है। उस पर हम लोग क्या मिलाएंगे, कार्बन कितना होता है 0.3 से 0.6%, मैंगनीज 0.6 से 1.65%, सिलिकॉन कम से कम 0.6%, सल्फर लेस देन और इक्वल टू 0.05% और फास्फोरस साहब लेस देन 0.04%। आपको यह ध्यान रखना है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का मात्रा ज़्यादा है। लो में कितना था, 0.02 से 0.3% तक था कार्बन, लेकिन मीडियम में साहब देखिए 0.3 से 0.6%, कार्बन का मात्रा बढ़ गया बाई वेट, है ना। तो हमने लिखा है, आप इसको इसके माध्यम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कार्बन स्टील विच कंटेन्स 0.3 to 0.6% कार्बन बाई वेट along with small amount of मैंगनीज, कितना 0.6 से 1.65%, सिलिकॉन अप टू 0.6% एंड ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस साहब इम्प्योरिटीज होता है ना। कास्ट आयरन में भी होता था, आपका स्टील में भी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है देखिए, इट हैज हायर स्ट्रेंथ, डेफिनेटली जब कार्बन का कंटेंट बढ़ता है तो स्टील हार्ड हो जाएगा। जब स्टील हार्ड होगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी। देन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के कंपैरिजन से ये ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। इट हैज़ अ डक्टिलिटी लेस देन कार्बन स्टील, सही बात है साहब, इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, कार्बन जो लो कार्बन स्टील से कम होगी, क्योंकि इसका हार्डनेस बढ़ गया। क्यों हार्डनेस बढ़ गया साहब, क्योंकि कार्बन का कंटेंट बढ़ गया। इट कैन बी हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट, अगर इसको हम और हार्ड करना चाहते हैं तो हीट ट्रीटमेंट करेंगे। डिटेल में पढ़ाऊंगा साहब हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल आपका एनिलिंग क्या होता है, क्वेंचिंग क्या होता है, एक एक चीज पढ़ेंगे, टेम्परिंग क्या होता है, ठीक है साहब। इट हैज़ वियर रेजिस्टेंट, जल्दी घिसेगा नहीं, जल्दी पतला नहीं होगा घिस के, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वेल्ड, अगर हार्ड होगा तो वो उसमें वेल्डिंग भी आसान नहीं होता है साहब। एंड मशीन्ड कंपेयर टू माइल्ड, और इस पर मशीनिंग आसान नहीं होगा। बात समझ ना, कोई भी चीज़ अगर बहुत हार्ड है तो उस पर घिसाई करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना साहब, उसको घिस के पतला करना डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं। कहाँ यूज होगा, रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है। जो रेल की पटरी होती है ना साहब, वो मीडियम कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। रेलवे ट्रैक्स जो ट्रेन की पटरी होती है जिस पर रेलगाड़ी दौड़ती है, रेलगाड़ी के चक्के जो होते हैं वो भी मीडियम कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। गाड़ी में जो क्रैंक शाफ्ट होता है, बताऊंगा क्या होता है क्रैंक शाफ्ट, इसी सब्जेक्ट में बताऊंगा। ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने जब तक होगा ना साहब, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से लिखते हैं और पढ़ते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी पूरा हो जाता है साहब, यकीन मानिए। गियर्स हो गया, एक्सल हो गया, कपलिंग, कपलिंग होता है जब दो शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं ना, तो कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। शाफ्ट है, कनेक्टिंग रड, मशीन पार्ट्स बनाते हैं हम लोग मीडियम कार्बन स्टील से। प्रेशर वेसल बनाते हैं जिसके अंदर में मान लीजिए हवा बहुत प्रेशर से भर रहे हैं, है ना, तो उसको प्रेशर वेसल बोला जाता है। जिसके अंदर में चीज़ें बहुत प्रेशर से भरा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर वेसल। जैसे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के अंदर में क्या है, जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो बहुत प्रेशर से भरा जाता है, तो उसको प्रेशर वेसल बोल देंगे। उसमें क्या होता है, उसको भी बनाने के लिए हम लोग मीडियम कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर होता है ना जिसमें आप हवा भरते हैं गाड़ियों के चक्के में, एयर कंप्रेसर बोलते हैं। तो उसके अंदर भी हवा क्या भरा होता है, बहुत प्रेशर से भरा होता है, तो वो भी, उसको भी हम लोग प्रेशर वेसल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है साहब मीडियम कार्बन स्टील, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई कार्बन स्टील। और तीसरा नंबर है साहब हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील पढ़ लिया जिसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील पढ़ लिया। अब हाई कार्बन स्टील का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। कितना होगा साहब, 0.6 से 1.5% होगा। कार्बन मैंगनीज कितना होगा, 0.3 से 1%। सिलिकॉन कितना होगा, कम से कम 0.5%। सल्फर लेस देन इक्वल टू 0.05 और फॉस्फोरस लेस देन इक्वल टू 0.04%। ये कंपोजिशन है, इसको मिला के हम लोग हाई कार्बन स्टील बनाते हैं साहब। हाई कार्बन स्टील, अब जब कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा ना साहब स्टील में, तो स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, समझ गए। तो प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूती भी बढ़ जाएगी। इट हैज़ एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस, आप तो इसको आप घिस ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा।
मतलब घिसाई होता है ना लोहा का, लोहा को घिस के हम लोग स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, प्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट कैन बी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, इसको हम और भी हार्ड कर सकते हैं जब इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे साहब, ठीक है। और ये लेस डक्टाइल है, डक्टिलिटी का तो साहब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट हम इतना बढ़ा दिए हैं कि ये बहुत कम डक्टाइल होगा, डक्टिलिटी घट जाती है बहुत ज़्यादा माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील के कंपैरिजन से, ठीक है। इट हैज़ अ पुअर वेल्डेबिलिटी, जैसे जैसे स्टील हार्ड होता जाएगा उसमें वेल्डिंग करना डिफिकल्ट होता जाएगा, समझ गए। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें वेल्डिंग आप अच्छा से कर नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है साहब? ड्रिल बिट, ड्रिलिंग करते हैं ना ड्रिलिंग, तो जो ड्रिल बिट होता है छोटा सा, है ना, ड्रिल बिट अलग अलग साइजेस के होते हैं ड्रिल बिट, वो किसका बनता है? वो बनता है साहब हाई कार्बन स्टील का। क्यों? उसको बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, तभी तो वो दीवार में घुस सकता है, तभी तो वो लकड़ी में घुसेगा, तभी तो वो लोहा में घुस के ड्रिलिंग कर सकता है, अलग अलग मटेरियल। ये साहब लाइनें कट गया, ए भाई लाइनें कट गया भैया, कैसे पढ़ाएंगे साहब, लाइन कट गया, लाइन आने दीजिए, ठीक है। हाँ, हल्ला मत कीजिएगा आप लोग, लाइन आने दीजिए। क्या बताएं साहब, पढ़िए मन लगा के आप लोग, ठीक है। मन लगा के जब आप लोग पढ़िएगा ना, और इसको एकदम ध्यान से एकदम कान में हेडफोन लगाइए और एक कोना में बैठ के आराम से पढ़िए, अपना खाता और पेन लेकर बैठिए, लिखिए और पढ़िए, रिवीजन कीजिए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा, माहिर हो जाएंगे आप इंजीनियरिंग में। आपको सरकारी एग्जाम हलवा लगेगा साहब, हलवा, बात को समझ लीजिए। इसको झूठ में हम लोग हवा बनाए हुए हैं, पढ़िएगा नहीं तो कोई भी एग्जाम हार्ड लगता है, समझ गए। आप पढ़िएगा तो बड़ा बड़ा एग्जाम को आप अपनी मुट्ठी में कर लीजिएगा साहब, चिंता करने की कोनो बात नहीं है, समझ गए। हम यहाँ प्रेजेंट हैं, मन लगा के पढ़िए, लाइन आने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। लाइन आने दीजिए, कुछ दिखेगा नहीं। ये साहब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ था, लाइन कट जाने के बाद रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा लिख के फिर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ हाई कार्बन स्टील। कहाँ इस्तेमाल करेंगे हाई कार्बन स्टील का? हाई कार्बन स्टील क्या होता है? इसमें कार्बन का कंटेंट जब बढ़ जाएगा साहब तो चीज़ें हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे ड्रिल बिट, छोटे छोटे साइज का ड्रिल बिट होता है, समझाया हूँ। चीजल इस्तेमाल करते हैं कारपेंटर लोग, होता है ना, लकड़ी को काटना, लकड़ी को छिलना, या लकड़ी में ठोक के स्लॉट बनाना कटिंग करके, उसमें चीजल का इस्तेमाल करते हैं। हेक्सो ब्लेड जानते हैं, काटने वाला जो आरी होता है उसको हेक्सो ब्लेड बोलते हैं। नाइफ्स, चाकू हो गया साहब, स्वॉर्ड, तलवार बनाने में काम करते हैं, ब्लेड बनाने में। हैमर का मतलब हथौड़ा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। पंचेस देखे हैं ना, मान लीजिए आपको सिक्का बनाना है, कॉइन बनाना है, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का जो सिक्का बनता है साहब, वो पंचिंग से बनता है। स्टील का एक बड़ा सा सीट होता है जिसमें पंचिंग मशीन पंच करता है और गोल आकार में जो है कॉइन कटते जाता है ना। उसको भी बोलते हैं, जब हम लोग सरफेस के ऊपर में 1 रुपया छापेंगे, 2 रुपया छापेंगे, 5 रुपया छापेंगे, वो भी पंचिंग के माध्यम से ही होता है। लेकिन जब हमको कटिंग करना होता है तो उसमें हम लोग हाई कार्बन स्टील टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? पंचिंग करने में, ठीक है। रेंच तो जानते हैं आप लोग, रेंचेस भी जो है वो हाई कार्बन स्टील का बनता है। पियानो वायर्स, वो बजाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है क्या, गिटार होता है आपका, है ना, उसमें जो वायर होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल होगा? पियानो वायर में हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल होता है। रेलवे का चक्का में हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल होता है, और बियरिंग बनाने में हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल होता है साहब, ठीक है। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है साहब इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन स्टील। हमने बताया था कौन कौन से इम्प्यूरिटीज पाए जाते हैं स्टील में। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सारे इम्प्यूरिटीज हैं जो पाए जाते हैं किसमें साहब? स्टील में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका क्या असर होता है? मान लीजिए सल्फर कितना पाया जाता है? लेस देन इक्वल टू 0.05%। ये क्या करता है साहब?
ये स्टील को ब्रिटल बनाने का काम करता है। जब स्टील गर्म होता है, जब बनने की प्रक्रिया में तो स्टील गर्म होता है, तो उसमें ये ब्रिटलनेस बढ़ा देता है, टूटने की प्रक्रिया जो होती है उसको ये बढ़ावा देता है। कौन? सल्फर। इट रिड्यूसेस टफनेस एंड वेल्डेबिलिटी। इसके कारण क्या होता है साहब, वेल्डिंग करने में भी दिक्कत होता है और टफनेस भी क्या होता है, घट जाता है। समझ गए साहब? और ये हार्मफुल इंप्योरिटी में काउंट होता है। ठीक है, कौन? सल्फर। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना होता है? लेस देन 0.04% होता है साहब। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। ठीक है, ताकत तो बढ़ाता है, चलिए कहीं ना कहीं सही बात है, ताकत बढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड हार्डनेस, हार्डनेस भी बढ़ाता है, लेकिन ए साहब स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो अच्छी बात है ना, हार्डनेस बढ़ा दिया तो चलिए ठीक है, थोड़ी समय के लिए वो मजबूत बनाएगा स्टील को, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता है साहब, टूटने की क्षमता बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटलनेस को भी बढ़ाता है साहब। समझ गए? कौन? फास्फोरस। और क्योंकि फास्फोरस प्रेजेंट होता है तो जब ब्रिटलनेस बढ़ाएगा तो क्या होगा, स्टील का क्रैक होने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा, यानी स्टील ठंडा होता जाएगा, उसमें क्रैकनेस आने लगेगा। मिट्टी देखे ना, गीला मिट्टी को जब आप सुखाइएगा ना तो धीरे धीरे क्रैकनेस आने लगता है, फटने लगता है। उसी तरह स्टील में भी होता है साहब। ये भी एक तरह का हार्मफुल इम्प्योरिटी ही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, स्टील को नुकसान ही पहुंचा रहा है। तीसरा सिलिकॉन। सिलिकॉन को एक हार्मफुल तो नहीं बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है स्टील के लिए। कितना पाया जाता है? 0.5%। अगर कम अमाउंट में सिलिकॉन होगा तो साहब ये ताकत को बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ, हार्डनेस को भी बढ़ाएगा, और थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी चुंबकीय गुण भी रहेंगे आपके स्टील के अंदर में। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलिकॉन अगर हो जाएगा तो फिर ये स्टील को ब्रिटल बना देगा, फिर स्टील टूटने लगेगा। ठीक है, इट विल बी काउंटेड एज अ गुड इम्प्योरिटीज। हाँ, गुड इम्प्योरिटीज कब काउंट होगा? जब ये प्रॉपर अमाउंट में सिलिकॉन स्टील में रहेगा। अगर ज़्यादा या कम रहेगा तो अगेन वो स्टील को नुकसान पहुंचाएगा साहब। ये है आपका 3 लिखवा दिए हैं, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैंगनीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये स्टील को नुकसान पहुंचाता है। लिखिए। नेक्स्ट है साहब मैंगनीज। मैंगनीज और सिलिकॉन जो होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं गुड इम्प्योरिटीज कंसीडर करते हैं, बताया था अभी पहले। मैंगनीज क्या करता है? ये हार्डनेस को बढ़ाएगा, टफनेस को बढ़ाएगा और वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है, और ये सल्फर का जो बैड इफेक्ट होता है, सल्फर क्या करता है? ब्रिटलनेस को बढ़ाता है, तो सल्फर का बैड इफेक्ट को कम करने में मैंगनीज मदद करता है, और ये गुड इम्प्योरिटीज में साहब काउंट होता है। कौन? मैंगनीज। ऑक्सीजन क्या करता है? देखिए, अगर ऑक्सीजन क्या एक तरह का हवा है, एयर है, और अगर स्टील बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन तो होगा, हवा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन ट्रैप हो गया, ऑक्सीजन बीच में फंस गया या रह गया, तो साहब ये क्या करेगा? अंदर में स्टील को पूरे तरह से बनने में रोकेगा। उसमें इम्प्योरिटीज तो है ही पहले से, और अगर हम लोग ऑक्सीजन उसमें फंस जाता है तो वो पूरे तरह से ठोस स्टील नहीं बन पाएगा। आप इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप ढलाई कर रहे हैं, कोई पिलर का ढलाई करते हैं, घर बनता है तो पिलर का ढलाई करते हैं ना। आपने जो सीमेंट, गिट्टी, बालू का घोल डाला, फिर आप क्या करते हैं? एक बांस से लेकर उसको बढ़िया से भरते हैं, है ना, जो सांचा बना होता है उसमें बढ़िया से भरते हैं। अगर बढ़िया से नहीं भरिएगा तो क्या होगा? खाली गैप रह जाएगा, और अगर गैप रह जाएगा तो मजबूती कम मिलेगी, डिफेक्ट बढ़ेगा। गेटिंग और नॉट? उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन उसमें रह जाएगा तो अंदर में गैप बनेगा, और अगर गैप बनेगा तो फिर से साहब वो जो स्टील है फिर वो डिफेक्टिव स्टील में काउंट होगा साहब। हाइड्रोजन रहेगा तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन फंस गया अंदर में किसी माध्यम से तो वो इंटरनल क्रैक को जन्म देगा। जो स्टील होगा अंदर ही अंदर क्रैक होना शुरू हो जाएंगे, उसमें लीकेज होगा। क्रैक इतना माइनर होता है कि शायद आप पकड़ नहीं पाइएगा नेकेड आई से, बाल से भी पतला क्रैक होते हैं साहब, समझ गए? लेकिन हाँ, उससे फिर पानी रिसेगा, ऑयल रहेगा तो ऑयल रिसेगा। ठीक है, पानी निकलेगा, आप पानी डालिएगा बर्तन में, पता चला भाई पानी लीक हो रहा है, इसका मतलब आप बोलिएगा कि यार स्टील फूटा हुआ निकल गया, स्टील अच्छा नहीं है ना, बर्तन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ट्रैप हो गया था, जिसके कारण इंटरनल क्रैक्स का जन्म हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर आपका खत्म होता है टाइप्स ऑफ स्टील। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साहब वो है एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एलॉय स्टील क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कितने तरह का स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, तब तक के लिए अब हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद।